नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मंथन के इस सेशन में अब मेरे साथ हैं, मेरी बाईं तरफ बैठे हुए बहुत ही खास मेहमान, कांग्रेस के तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार जेएनयू के उन क्लासरूम्स, उस यूनिवर्सिटी कैंपस से उठकर कैसे कुछ ही वर्षों में पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन गए हैं, आज भी पीछे देखें तो एहसास नहीं होता। कन्हैया कुमार पहले लेफ्ट पार्टियों के साथ थे, पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के झंडा उठाकर राहुल गांधी के साथ पूरे देश में घूम रहे हैं। बहुत स्वागत कन्हैया कुमार, माइक उठा लीजिए। कहां गायब कहां रहते हैं, पहले ये बताइए। आखिरी बार हमने आपको पब्लिकली देखा था दिल्ली के चुनाव में, उसके बाद बहुत कम दिखाई दिए हैं कन्हैया। सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। ये बात सही है कि बहुत दिन के बाद जो है हम किसी टीवी चैनल पर आकर के बात कर रहे हैं। दरअसल आजकल ना किसी भी व्यक्ति की सक्रियता का पैमाना ये है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप सक्रिय हैं, और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आप सक्रिय नहीं हैं। मेरा एक प्रश्न है कि 80, 90, 2000 के बाद मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है, तो क्या इससे पहले जब सोशल मीडिया और मीडिया नहीं था तो लोग सक्रिय नहीं रहते थे? आजकल तो झूठ ज़्यादा है कि आप कहीं मत जाइए, घर में बैठे रहिए और दिन भर फोटो डालते रहिए तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत सक्रिय हैं। लेकिन आप दिन भर मेहनत कीजिए, लोगों के बीच जाके काम कीजिए, पैदल यात्रा कीजिए, जनता के बीच में काम कीजिए, लेकिन तस्वीर अगर पोस्ट नहीं कीजिए तो ऐसा लगेगा कि आप गायब हो गए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये था कि मीडिया और सोशल मीडिया से कहां गायब है। हाँ, ये बात ठीक है। मुझे ये पता है कि आप अपनी पार्टी की तरफ से पूरे देश में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने प्रचार किया, हरियाणा में आपने प्रचार किया, झारखंड में आपने प्रचार किया, सब जगह आप घूमे। प्रचार एक हिस्सा होता है राजनीति का, थिएट्रिक्स एक पार्ट होता है पॉलिटिक्स का। मेरे ख्याल से आज जो भारतीय राजनीति का संकट है वो ये है कि शांति से चुपचाप, बिना हल्ला किए हुए, बिना रील बनाए हुए विचारधारा का काम करना, जनता के बीच में जाना, आज बोलने से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि हर कोई चिल्ला रहा है, सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आप नोट करेंगे, यदि मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी मैं 2020 से पहले बहुत आया करता था। 2020 के बाद मैं जानबूझ करके, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत है आपकी, आप अक्सर बुलाते रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आना कम कर दिया। एक बार बीच में आए थे बस वो इंटरव्यू के लिए, उसके बाद शायद अब आना हो रहा है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जरूर जरूर। मैंने पहला सवाल जहां से शुरू किया, दिल्ली का चुनाव जब आप हारे मनोज तिवारी के खिलाफ, उस हार के झटके से क्या उबर गए हैं कन्हैया कुमार? क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव हारे आप। देखिए, हारना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसको आप हार कह रहे हैं ना, हम उसको हार की तरह देखते नहीं हैं। संख्या बल के हिसाब से हम जरूर हार रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा राजनीति को, जैसा कि कहा आपको, कि विचार के केंद्र में रख करके देखते हैं। और हमको दिन ब दिन लगता है कि हम जो बातें यूनिवर्सिटी में किया करते थे, आज पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। हम कहते थे 2014 में, और आप निकाल करके देख लीजिए, यूट्यूब पे होगा, आपके चैनल के आर्काइव पे होगा, 2014 में यूनिवर्सिटी में जो हम लोग बात कहा करते थे, वो सारी बातें आज सच हो गई है। राजनीति की जो विमर्श का केंद्र है, उसमें वो सारी बातें आ गई है। और मजेदार बात देखिए, अभी आप दिल्ली चुनाव हो रहा है, दिल्ली चुनाव में आप सारी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देखिए। अगर सिंबल हटा दीजिए, अगर कलर हटा दीजिए, तो सबके घोषणा पत्र लगभग एक हैं। जो बीजेपी कल तक कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी रेवरी बांट रहे हैं, ये रेवरी की पॉलिटिक्स है, तो अगर ये रेवरी की पॉलिटिक्स है तो रेवरी की पॉलिटिक्स आज भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में है। हर कोई जो है फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, हर कोई फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है, बस फ्री करने की बात कर रहा है। हम जब 2014 में ये बात बोलते थे, आपके चैनल पे जो हमारे विरोधी होते थे अक्सर कहते थे कि ये मुफ्त में आप देने की क्यों बात करते हैं। हमने कहा कि मुफ्त में देने की बात नहीं करते हैं, हम हक की बात करते हैं। हक ये है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, और देखिए एक मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स भर रहा है, और कर्जे की माफी जो है बड़े बड़े अमीरों की हो रही है, तो हम कहते थे कि देश इस मॉडल पे सस्टेन नहीं करेगा। अगर आपको देश को सस्टेन कराना है, जैसे हमारा शरीर है, हमारी नाक बहुत लंबी हो जाए तो ये विकलांगता की निशानी है।
संतुलन बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में कोई बहुत अमीर हो जाए और कोई बहुत गरीब हो जाए, इससे राजनीति चलेगी अच्छा, नहीं। मैं तो इस जो मुद्दे मुद्दे हम पर उठाया करते थे, संविधान की बात, किसान की बात, नौजवान की बात, नौकरियों की बात, वेलफेयर की बात, वो राजनीति के विमर्श के अच्छा, मैं केंद्र में उसके है। मुद्दे पर बाद तो में मैं आऊंगा। संख्या बल में हारा हूं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अच्छा, कहता क्या हूं कि वजह जब क्या मोदी रही? जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो ये हमारी हार नहीं है, हमारी जीत ठीक है, है। जब वो वेलफेयर की पॉलिटिक्स पर लौट कर थोड़ा सा आते हैं। बताइए ना, क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा में आप 7 सीटें हारे और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, अच्छे खासे मोदी जी वोट। से ज्यादा वोट आया है हमको। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप वोट काउंट करके देख लीजिए, मोदी जी से ज्यादा वोट आया है। अच्छा खासा वोट आया, वही मैं कह रहा हूं। पर उस हार का विश्लेषण आपने किया, क्या हुआ कि आप भी हारे और दिल्ली में 7 सीटें हारे गठबंधन के बावजूद? देखिए, चुनाव मैं कह रहा हूं कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती, 24 में भी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप राजनीति को क्रिकेट मैच की तरह देखेंगे, अगर इंडिया हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या हुआ, हम हारे, वो जीत गए। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। राजनीति हमेशा जो है मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, विमर्श का होता है। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते हैं। वो कहा करते थे कि हम जब आएंगे तो मनरेगा को समाप्त कर देंगे, है हिम्मत, करेंगे मनरेगा को समाप्त। कहते थे कि ये मुफ्त में चीजें क्यों बांटी जा रही है, और 2024 के चुनाव का पोस्टर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। देखिए, हार का अगर विश्लेषण करना है तो हमेशा विश्लेषण इस बात का करना चाहिए कि हम हार कहां रहे हैं। हम हार रहे हैं जब इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैप्चर किया जा रहा है। हम हारे हैं जब इस देश के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति हो रही है, उसकी प्रक्रिया बदल दी। ऐसा लग रहा है मॉरल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, चुनाव नहीं, में हम जीत आइडियोलॉजिकल होती नहीं विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और आइडियोलॉजिकल डिफीट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल डिफीट हम वहां एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है। आप किसी भी नौजवान से बात कर लीजिए, इनकी उम्र में हम ना सरकार पे उंगली उठाते थे। आज धीरे धीरे हमारी मानसिकता ऐसे बना दी गई है कि ये हमारा पर्सनल फेलियर है। हमको एंजाइटी हो गई है, हमको डिप्रेशन हो गया है, हम मेहनत नहीं कर पाए हैं। अरे भाई, सिस्टम का भी दोष है। 300 सीट है और 3 लाख लोग एग्जाम देगा तो होगा किसी 300 का ही ना। सिस्टम पे सवाल उठाना बंद हो गया है, वहां हम हारे हैं। एक नौजवान चुनाव पे चुनाव भी हारे हैं। देखिए, लोकतंत्र का बहुत अटूट हिस्सा चुनाव होता है, क्योंकि वोटर वोट करता है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने में हमारी जीत अभी नहीं हुई है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। इसको हम कहां, पर चुनाव में भी जीत नहीं हो रही है, उसका अनुनाश्रय संबंध है। मेरा ये कहना है कि चुनाव जीत भी जाइए, अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं भाई बचे। चुनाव जीतेंगे तो लोकतंत्र बचा लेंगे। भाई, लोकतंत्र बचाने के लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा। अच्छा, अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को आजाद करना है, जैसा आप कहते हैं। रूस में चुनाव होता है ना, पुतिन लगातार चुनाव जीत रहे हैं ना, 90% वोट लेकर के चुनाव जीत रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। आप सिर्फ चुनाव के आधार पर रूस से तुलना कर रहे हैं आप हिंदुस्तान की? तानाशाही आ गई है क्या? मैंने कोई खराब तुलना थोड़ी है। वहां लोकतंत्र कहां है? लोकतंत्र रूस में लोकतंत्र नहीं है। चुनाव